नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार शर्मा अब तक आपको संविदा कर्मचारियों से संबंधित नियमों के बारे में 2 वीडियोस प्रस्तुत कर चुका हूं और आज के वीडियो में हम आप लोगों के और जितने भी प्रभावित पक्ष हैं उन लोगों के ओर से मुझे प्राप्त प्रश्नों के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण है। हाँ मित्रों, इन नियमों के बारे में और कोई भी मेरे से नियमों से संबंधित या अन्य कोई विषय पर मार्गदर्शन की या कोई टिप्पणी की आवश्यकता हो, कोई सुझाव हो तो मेरे ईमेल आईडी sanjeevani1099@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 9414321299 पर आप संपर्क करके मुझे सूचित कर सकते हैं। और मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 309 जिसके तहत राजस्थान सेवा नियम 1951 में बनाए गए थे, जो नियमित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हैं, उसी प्रावधान जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ही ये नियम बनाए गए हैं। ये नियम जो पूर्व से कार्यरत और जो नए संविदा भर्तियां हैं उन सब पे लागू होंगे। पुराने संविदा कार्मिकों के लिए बहुत खुशी की बात यह है कि उनकी स्क्रीनिंग करके और जहां विभाग में पद उपलब्ध हैं और उनको नियमितीकरण करने की आवश्यकता है तो उनको नियमित सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि जो संविदा कार्मिक हैं अब उनके लिए गवर्नमेंट के ड्यूटी पे ज्वाइन करने के लिए, राज्य कर्मचारी बनने के लिए एक अवसर उनको प्राप्त हो गया है। इन नियमों में उनके वेतन, अवकाश, मेडिक्लेम, पेंशन से संबंधित सूचना, बीमा, यात्रा भत्ता, सब प्रकार के नियमों के प्रावधान किए गए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 21-22 में नियम जारी करवा दिए थे। उसके बाद भी 2022-23 में इन नियमों की पालना समस्त निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाओं में भी अडॉप्ट करने के लिए निर्देश दिलवाए गए हैं। इसके संबंध में वित्त विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये उल्लेखनीय बिंदु है कि जो ये नियम है उसमें कार्मिक विभाग और वित्त विभाग तथा प्रशासनिक विभाग तीनों की भूमिका है। तो इन उत्तरों से संबंधित जो विषय हैं वो आप आगे के हमारे प्रश्न उत्तर में देखेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के यानी डीओपी के 2 आदेश हैं, जो 11 जनवरी 2022 का और 11 मई 2022 के, और वित्त नियम विभाग का 10 मार्च 2022 के नियम हैं जिसमें पूरे प्रोसीजर्स दिखाए हुए हैं। ये आदेश आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, मैं उस लिंक पे आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखिए, प्रश्न है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 नियम कब से प्रभावी हैं। यानी लोगों के दिमाग में है भाई इनकी प्रभावशीलता कब से है। तो आप ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है बिंदु संख्या 1-2 जो 11 जनवरी 2022 का ऑर्डर है उसमें कि ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे और इनका प्रकाशन जनवरी में ही हो गया था, इसलिए ये आज की तारीख में प्रभावशील है। अब एक प्रश्न है, इन नियमों से पूर्व यानी 11 जनवरी 2022 से पहले कुछ विज्ञप्तियां जारी कर दी गई हों और उनमें कोई नियुक्तियां नहीं हो पाई हों तो इन नियुक्तियों में क्या स्थिति रहेगी, इनकी नियुक्तियां कैसे होगी, ये नियम लागू होंगे या अन्य कोई व्यवस्था रहेगी। मेरे मतानुसार ये नियुक्तियां 11 जनवरी 2022 का जो ऑर्डर है उन नियमों को फॉलो करते हुए ही करनी होगी। यदि उनका
नियुक्ति आदेश इससे पूर्व जारी नहीं हुए हों तो जिनमें नियुक्ति आदेश जारी हो गए उनके लिए भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि उनको किस तरह से इन नियमों के प्रावधान में लेना है। अब जो एक बहुत अहम प्रश्न है कि इन नियमों के अंतर्गत क्या संविदा कर्मचारी जो हैं वो नियमित राजकीय सेवक राज्य कर्मचारी बन पाएंगे? इसका बहुत स्पष्ट उत्तर है जी हाँ। यह आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि ये उन्हीं प्रावधान जो संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए हुए हैं और ये जैसे RSR गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के कर्मचारियों पर लागू करने के लिए बनाई थी उसी रूप में ये बनाई हुई है। इसलिए जो संविदा कार्मिकों को उनकी सेवाओं की पूर्ण सुरक्षा दी गई है, उनको सारी सुविधाएं दी गई है। अब बिंदु केवल ये है, वित्त विभाग के स्पष्ट दिशा निर्देशों में ये लिखा गया है कि यदि ये नियुक्तियां पूर्ण प्रक्रिया की पालना करने पर ही संविदा कार्मिकों को राजकीय विभागों में राज्य कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। अर्थात इन नियमों के अनुसार जो पारदर्शी रूप से नियुक्तियां होने का जो प्रावधान है, खुली निविदा होनी चाहिए और इन विषयों की यदि पूरा ध्यान रखा गया है तो जो भी पुराने कार्मिक हैं उनको ये इसमें राजकीय कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। इस बाबत जो वित्त विभाग का आदेश 11 जनवरी 2020 है उसका बिंदु संख्या 20 और जो 10 मार्च 2022 का वित्त विभाग का आदेश है उसके बिंदु संख्या 1, 4 और 5 आपको देखना चाहिए समझने के लिए। मैं आपको समझाने के लिए ये इस आदेश को एक बार दिखा दूं। ये देखिए, ये वित्त विभाग का आदेश है, लेकिन पहले आपको ये कार्मिक विभाग का जो आदेश है उसका बिंदु संख्या 20 आपको एक बार बता देता हूं। ये बिंदु संख्या 20 है। बिंदु संख्या 20 में ये एक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। तो जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है किसी भी डिपार्टमेंट में, यदि उनको किसी रेगुलर पोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है या नियमित सेवा का भाग बनाया जाता है तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं उस तारीख को, उन लोगों को और जिनको 5 साल की संतोषजनक सेवाएं पूर्ण हो चुकी है उनको इन पदों के लिए कंसीडर किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी है ये जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जो प्रशासनिक विभाग के हैं वो चेयरमैन होंगे और जो वित्त विभाग के प्रतिनिधि और कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि होंगे वो इनके ACS प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी हो सकते हैं। और यदि वो नहीं पार्टिसिपेट करें तो डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे की रैंक का कोई भी अधिकारी नहीं हो, ऊपर की रैंक के अधिकारी मेंबर के रूप में इसमें भाग ले सकेंगे। और जो विभागाध्यक्ष होगा जिस विभाग में ये पद है वो इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो इसमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करेंगे। उन संविदा कार्मिकों को नियमित राजकीय सेवक बनाने से संबंधित जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो जारी करेंगे। और अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है उसमें ये जिस डेट से इफेक्टिव होंगे वो जारी करने की तारीख होगी, यानी पुरानी डेट से इनको प्रभावशील नहीं रहेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट सेवा करी है वो राजकीय सेवा नहीं मानी जाएगी। लेकिन एक विषय है, यदि कोई पद ऐसे हैं जिसमें लोक सेवा आयोग जो RPSC है उसके अधिकार क्षेत्र का यदि है तो RPSC से इसकी सहमति कंकरेंस लेनी होगी। अब जो इसके वित्त विभाग का जो 10 मार्च का आदेश है उसमें देखिए आप
ये साफ लिखा हुआ है कि इन नियमों के अंतर्गत जो कार्मिक रखे जाने हैं, नए नए हों अथवा पूर्व से नियोजित हो, देखो बहुत साफ लिखा है, उसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिंदु संख्या 1 है जिसमें साफ लिखा है कि सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से होना बहुत आवश्यक है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि भाई सब लोगों की पारदर्शिता से सबको अधिकार मिला हो, ऐसा मौका मिला हो, ऐसी व्यवस्था से ऐसे लोगों का चयन होना चाहिए। बैकडोर एंट्री वालों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं है। अब जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से चयनित होकर इन नियमों की प्रारंभ होने की तिथि से पहले से नियोजित हैं, उनको भी वित्त विभाग से पद सृजित करवा करके और उनकी अधिसूचना जारी करके, यानी पदों की अधिसूचना जारी करनी है प्रशासनिक विभाग को। तो इनको जो निर्धारित प्रारूप है आदेश जारी करने का, उसमें इनकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करना है और इनको पुनः अनुबंधित किया जाएगा। अर्थात ये नियम लागू होने से पहले जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी इन नियमों के दायरे में लाके और पूरी प्रक्रिया करके इनको नया अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जाएगा ताकि इन नियमों का पूरा लाभ मिले। फिर पहले से रखे गए संविदा कार्मिकों को इन नियमों के तहत जो रखे जाने के पश्चात नवीन संविदा मानी जाएगी, यानी जिस तारीख तक उन्होंने पुराने नियमों में या पुराने बिना नियमों में, क्योंकि पहले कोई नियम विभागों के पास नहीं थे, जैसी भी उनकी रही हो, लेकिन अब इनको इस तारीख के बाद उनको नई संविदा के रूप में ले लेंगे और उनका जो वेतन नियतन है वो प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से तय किया जाएगा। आपको ध्यान है, इन नियमों के तहत 5% इंक्रीमेंट देने का भी प्रावधान किया गया है। अब अगला प्रश्न है अपना, जो कर्मचारी पूर्व से ही कार्यरत है इन लोगों का क्या होगा, कृपया मार्गदर्शन दे। इस वाले विषय पे मैं आपको ऑलरेडी स्पष्ट कर चुका हूं। फिर अगला प्रश्न है, पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करें। जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग के बारे में मैं आपको बिंदु संख्या 20 जो है वो बता चुका हूं और आप इसमें भी देख सकते हैं। ये कमेटी है और इस कमेटी में जो प्रावधान उस नियम में लिखे हुए हैं वो आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। और जो आदेश वित्त विभाग का है वो भी बिंदु संख्या 4 और 5 इस पर लागू होते हैं। फिर जो अगला प्रश्न है, संविदा कार्मिकों की जिनकी सेवाएं लेनी है उनकी क्या उनकी शैक्षणिक योग्यताएं होंगी, क्या अनुभव होगा, इसके बारे में जो भी प्रावधान हो वो जानना चाह रहे हैं हमारे साथी। तो कार्मिक विभाग का जो आदेश है 11 जनवरी 2022 का, उसका बिंदु संख्या 7 में ये बात साफ लिखी हुई है कि क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होगा अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव से संबंधित शर्तें, उनके कर्तव्यों से संबंधित उनकी क्या दायित्व होंगे, ये सब जो पोस्ट होंगी वो उनकी इन नियमों के जारी होने के बाद क्रिएट होंगी सारी पद, और इनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनका आकलन करके और प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग और कार्मिक विभाग एफडी और डीओपी की सहमति के आधार पर नियम जारी किए जाएंगे और उन्हीं नियमों के अनुसार होगा। पद अलग अलग विभागों में अलग अलग पद हैं, तो उनकी सबकी अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो ये सब जानकारियां, ये सब रिक्वायरमेंट्स की आदेश जारी करेंगे। अगला प्रश्न है कि संतान से संबंधित क्या प्रावधान है। संतान के संबंध में हालांकि मैंने छोटा सा रेफरेंस दिया था कि जो 11 जनवरी 2022 का ऑर्डर है उसमें साफ लिखा हुआ है, बिंदु संख्या 9 का 1 जो है उसमें तो अदर कंडीशंस है, और बिंदु संख्या 9 के दूसरे पॉइंट में संतान के संबंध में लिखा हुआ है कि 1 जून 2002 को 2 से अधिक संतान नहीं होना चाहिए। अब 2 से अधिक संतान में कई जो बारीकियां हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो कैंडिडेट है जिसके 2 से अधिक संतान हो सकती है, जब तक कि यदि 1 जून 2002 को
जितनी उसकी संतानों की संख्या है उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ। मान लो यदि किसी के 5 बच्चे हैं, वो 1 जून 2002 सॉरी, यदि किसी कैंडिडेट के 1 जून 2002 से पूर्व जितनी भी संतानें होंगी, चाहे वो 2 हों, 4 हों, 5 हों, तो वो 2 में ही मानी जाएगी, अर्थात 2 से अधिक नहीं मानी जाएगी। अगला पॉइंट ये है कि यदि एक व्यक्ति के केवल एक ही संतान है और वो 2 जून 2022 के बाद में सिंगल डिलीवरी में एक बार में 1 से अधिक संतानें हो जाए, किसी के जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो उनको एक ही यूनिट माना जाएगा। यानी जैसे 2 बालक बालिकाएं हो गई और पहले से 1 है, तो कुल मिला के 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए, लेकिन जो दूसरी डिलीवरी में जुड़वा बच्चे हुए उनको एक यूनिट माना जाएगा और इसके लिए वो पात्र माने जाएंगे। अगला पॉइंट है, यदि किन्हीं नियमों के तहत जो कर्मचारी है उसको रीमैरिज करने का मतलब अधिकार प्राप्त है, वो 2 विवाह करने का या पुनर्विवाह करने का उसको कोई कानून में मनाही नहीं है, तो वो पुनर्विवाह कर सकते हैं। लेकिन यदि उस पुनर्विवाह के फलस्वरूप उसको सिंगल डिलीवरी में जो भी संतान हो, यानी इस नियत तारीख के बाद उसको अपनी रीमैरिज के तहत संतान उत्पत्ति का अधिकार है, तो वो यदि संतान उत्पत्ति की जाती है तो इस नियम के तहत वो पात्र ही माना जाएगा। इस प्रकार इन अपवादों को छोड़कर निश्चित तिथि को 2 से अधिक संतान होने पर इन सेवाओं के लिए, जैसे राज्य सरकार की नौकरी के लिए पात्रता की 2 संतान की शर्त है, वो इन नियमों में भी, इन संविदा कार्मिकों में भी लागू हो गई है। अब अगला प्रश्न है, कितनी अवधि के लिए संविदा की नियुक्ति होगी और इसमें कोई वृद्धि होगी तो किस प्रकार की जाएगी। ये मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि जो 11 जनवरी 2022 का बिंदु संख्या 11 है और 10 मार्च 2022 का बिंदु संख्या 2, 3, 4, 5, ये वित्त विभाग का आदेश जो है, उस आदेश के जो प्रावधान हैं उनके अंतर्गत इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखिए आप बिंदु संख्या 11 में ये लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, यानी कितनी अवधि का उसको कॉन्ट्रैक्ट संविदा पर नियुक्ति दी जाएगी। तो इसमें जो पद हैं उन पदों का भी क्रिएशन संबंधित प्रशासन विभाग को वित्त विभाग की सहमति से करवाना है और उन पदों की जो नोटिफिकेशन निकलेगा आप लोग उसमें जरूर ध्यान से देखिएगा, उनमें पदों की अवधि भी निश्चित रूप से अंकित होनी चाहिए। अब यदि उसमें 5 साल से अधिक का काल दिया हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट वाले पदों में, तो पहली बार में उसको, जो हमारा कार्मिक है, उसको 5 साल के लिए संविदा नियुक्ति का अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जाएगा और उसके बाद आवश्यकता अनुसार उसको 3 साल के लिए संविदा नियुक्ति की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ये 3 इयर्स का है। लेकिन यदि संविदा कार्मिक की अवधि 60 साल हो जाती है तो वो अपॉइंटमेंट के लिए पात्र नहीं रहेगा, अर्थात जैसे राजकीय कर्मचारी 60 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं, इनको भी आगे नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अब ये अवधि बढ़ाने के लिए संविदा कार्मिकों की भी, जैसे हमारे राज्य सरकार के कर्मचारियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरा जाता है, APAR हम जिसको बोलते हैं, तो ऐसे कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी है उनका भी वर्क असेसमेंट किया जाना आवश्यक है। तो वो उनकी कहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, जो संबंधित आपके नियंत्रण अधिकारी हैं विभाग के,
वो उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे कि भाई हाँ उनका काम कैसा है, ताकि संतोषजनक सेवा वाले लोगों को वृद्धि की जा सके और जो संतोषजनक नहीं पाए जाए तो उन लोगों को मतलब सेवा में वृद्धि नहीं दी जावे। अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का जो ऑर्डर है उसमें अवधि निश्चित रूप से अंकित होती है। आप बिंदु संख्या 3 देखिए, जो बिंदु संख्या 11 का सब बिंदु 3 है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट पीरियड की अवधि समाप्त होने के साथ ही, संविदा अवधि समाप्त होने के साथ ही अलग से आपका ऑर्डर निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑर्डर अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो मीनिंग ये हुआ कि उसकी समाप्त होने के पूर्व ही आपको आगे वो मिलना चाहिए, वृद्धि मिलनी चाहिए। यदि नहीं मिलेगी तो फिर आपको ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। अब ये प्रक्रियात्मक बिंदु है 2, 3, 4 जो वित्त विभाग का 10 मार्च 2022 का ऑर्डर है उसमें। तो इसमें ये मैंने आपको बता दिया, पदों का सृजन होना चाहिए, उनका नोटिफिकेशन होना चाहिए और उसमें भी नोटिफिकेशन में भी वो अवधि वगैरह अंकित होनी चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया जो है इसमें लिखी हुई है और मैंने आपको बता भी दी है। और जो पुराने लोग हैं उनको दोबारा अनुबंध किए जाएंगे और जो उनका वेतन नियतन है वो भी वित्त विभाग की सहमति के अनुसार जो पुराने लोग हैं उनका किया जाएगा। अगला प्रश्न है कितना मानदेय दिया जाएगा और क्या क्या सुविधाएं, अन्य सुविधाएं दी जाएगी इसके बारे में। इसके बारे में देखिए, जो 11 जनवरी 2022 का आदेश है वो उसमें बिंदु संख्या 13, 14, 15 है और जो वित्त विभाग का आदेश 10 मार्च 2022 का है उसके बिंदु संख्या 8 है। ये इनको आप यदि देखेंगे तो मैं सारांश रूप में आपको बता दूं, मैं ऑर्डर भी अभी खोल के आपको बता दूंगा। आपको फिक्स्ड रेम्यूनरेशन यानी जो संविदा कार्मिक है उसको एक निश्चित मानदेय उसको दिया जाएगा, मासिक मानदेय, और उसको जब साल भर पूरी हो जाएगी तो 5% उसको सालाना वृद्धि, जैसे राजकीय कर्मचारियों को हम लोगों को 3% वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता है, इस केस में जो संविदा कर्मचारी उनको 5% वार्षिक इंक्रीमेंट जो है वो वेतन वृद्धि का प्रावधान किया गया है। अब ये मेडिक्लेम पॉलिसी है। देखिए, मेडिक्लेम पॉलिसी खुद कर्मचारी को लेनी पड़ेगी और उसमें सालाना 1500 रुपये तक का अधिकतम राशि का रीइंबर्समेंट जो संविदा कर्मचारी उसको दिया जाएगा। यानी आपको मेडिकल की सुविधा भी आपके लिए रखी गई है। फिर ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आपको जो दुर्घटना बीमा है वो करवाना है, ताकि यदि कोई हमारे संविदा कर्मचारी भाई बहन की कोई दुर्घटना में कोई हानि हो जावे तो उसका भी लाभ उन कर्मचारियों को मिल सके। इसके लिए 500 रुपया प्रति वर्ष अधिकतम ये आपको रिइंबर्समेंट किया जाएगा। यानी पॉलिसी उस कर्मचारी को लेनी है और उसका रिइंबर्समेंट वो 500 रुपये तक ले सकता है। फिर देखिए, जो नई पेंशन स्कीम है उसमें 50% राशि जो कर्मचारी कटवाएगा उसका 50% तक राशि राज्य सरकार द्वारा और दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति एक्स राशि कटवाता है तो वो राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा भी अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन नई पेंशन योजना के लिए उस कर्मचारी के खाते में जमा करवाई जाएगी। लेकिन ये जो उसका लमसम मंथली ऑनरेडियम है, जो महीने का जो उसको मासिक मानदेय मिल रहा है उसके 10% से अधिक जमा नहीं करवाएगी सरकार। फिर ऐसे कर्मचारियों को कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, जैसे राजकीय कर्मचारियों को बोनस मिलता है इनको बोनस नहीं मिलेगा। फिर देखिए, आप लीव का एंटाइटलमेंट है ये लीव के यानी छुट्टियां जो है वो ऐसे कर्मचारियों को 12 कैजुअल लीव मिलेगी। यानी जो वो जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 12 CL मिलती है एक कैलेंडर ईयर में, इनको भी संविदा कर्मचारियों को 12 CL मिलेगी। 10 हाफ पे लीव, 20 हाफ पे लीव, यानी जो अर्ध वेतन अवकाश बोलते हैं कर्मचारियों को, राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान ही ये 20 हाफ पे लीव मिलेगी जो लैप्स नहीं होगी। CL तो एक कैलेंडर ईयर में यदि आप नहीं लेंगे
तो वो समाप्त हो जाती है, कैलेंडर ईयर समाप्त होती। लेकिन जो SPL है वो आपकी अधिकतम 200 दिन तक इकट्ठी हो सकेगी। फिर जो मातृत्व अवकाश है, मैटरनिटी लीव है, वो ऐसे महिला संविदा कार्मिकों को 180 दिन 6 महीने के लिए उनको मातृत्व अवकाश मिलेगा। अब ये मातृत्व अवकाश जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान ही इसमें व्यवस्था की गई है कि आपको 2 बच्चों तक 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी। यदि मान लो फिर भी कोई बच्चा जीवित नहीं रह पाता, सर्वाइवल नहीं रहता है, तो ऐसे जो पात्र महिला कर्मचारी हैं उनको एक बार और मौका दिया जाएगा, यानी तीसरी बार भी उनको मैटरनिटी लीव जो मातृत्व अवकाश है 6 महीने की वो दी जाएगी। और इस 6 महीने की मातृत्व अवकाश के दौरान उनको पूरा जो जैसे उनको वेतन जो मिलता था, ऑनरेडियम जो मिलता था मासिक, वो हर महीने उनको मासिक ऑनरेडियम मिलेगा। अब आपको मुख्यालय छोड़ने से पहले आपके अधिकारी की परमिशन लेनी है, यानी संविदा कर्मचारी जैसे सरकारी कर्मचारी मुख्यालय छोड़ नहीं सकता, वैसे ही संविदा कर्मचारी को भी मुख्यालय छोड़ने से पहले परमिशन लेनी होगी। अब यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है, जैसे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को जो यात्रा भत्ता मिलता है उसी प्रकार से ये इन संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा। अब आपको इन नियमों का में जो विस्तृत प्रावधान है जो 13, 14, 15 वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वैसे मैंने सारांश रूप में दिखा दिया। देखिए आप, बिंदु संख्या 13 है रेम्यूनरेशन एंड अदर फैसिलिटीज, जो सारी ये है, इसमें और भी डिटेल बारीकियाँ दी हुई है। वेतन वृद्धि आपको मैंने बताई दी, ये सब चीज़ के डिटेल प्रावधान है, आप ये आदेश से पढ़ भी सकते हैं। और 14 में आपके अवकाश का है, मतलब जो नियम संख्या 13, 14, अब ये 14 में यह है। फिर देखो ये 15 में ट्रैवलिंग अलाउंस का है, 14 में छुट्टियों के बारे में डिटेल दिया हुआ है। फिर अगला जो प्रश्न है वो है अपना संविदा कार्मिकों की अवकाश देयता के बारे में मार्गदर्शन करें। तो इस बाबत आपको मैं बिंदु संख्या 14 ऑलरेडी बता चुका। फिर रिवोकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर, यानी यदि आपको किन परिस्थितियों में आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर रद्द किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कर्मचारी है उस कर्मचारी को अपना आचरण, अपनी जो क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों को बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रखना पड़ेगा, अन्यथा उसके आदेश को रिवोक यानी रद्द किया जा सकता है। देखिए आप, ये किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? यदि वो अपने अधिकारी के जो निर्देश हैं उनकी पालना नहीं करे, या कोई बेनामी पत्राचार करे सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से, या इमोरल लाइफ यानी अनैतिक जीवन का व्यवहार करे, उसको कोई आपराधिक केस में इन्वॉल्व हो, या उसकी जो इंटीग्रिटी जो है वो डाउटफुल हो, वो अपने पूर्ण समर्पण के साथ ड्यूटी नहीं करता हो, या यदि उसकी सेवाएं कोई रूप में उपयोगी नहीं नजर आए तो भी उसकी जो है आदेश को रद्द किया जा सकता है। अब यदि वो कोई गबन राशियों के मिस एप्रोप्रिएशन में गबन में इन्वॉल्व हो तो भी उसका आदेश रिवोक किया जा सकता है। अब ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी इसका आदेश जारी करेंगे, लेकिन ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी आदेश जारी करने से पहले उनको एक विधिवत सुनवाई का पूरा मौका देंगे। ये प्रोसीजर जो है वो इसमें डाला हुआ है। अब प्रोसीजर में देखिए, एक नोटिस उसको दिया जाएगा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको देंगे और उससे कारण पूछेंगे कि आपने जो जो फला फला गलती करी है, फला फला तरह का आप पर आरोप है, उसके बारे में आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अब नोटिस को आप स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से या ईमेल से, जैसे भी व्यवस्था हो, अपॉइंटिंग अथॉरिटी उस तक सर्व करवाएंगे जो आरोपित कर्मचारी उस पर, और उसको 3 वीक का समय दिया जाएगा जवाब देने के लिए। जब रिप्लाई या तो वो दे दे जो आरोपित व्यक्ति है, या वो यदि नहीं दे तो वो जो कर्मचारी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो आगे
अपनी प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। यदि जवाब दे दिया है और पर्सनल हियरिंग की भी आवश्यकता है तो उस ऐसे आरोपित व्यक्ति को पर्सनल हियरिंग व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाएगा और उसके बाद अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे और यदि उससे कोई वसूली होने की आवश्यकता है तो वो वसूली की भी प्रक्रिया करेंगे। लेकिन ये सब कार्रवाई वो 2 महीने के अंदर अंदर निश्चित रूप से पूरा कर देंगे। अब ये जो है प्रोवाइडेड ए एम्प्लॉय अपॉइंटेड अंडर दीज रूल्स इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यदि कोई कोर्ट से उसको कोई सजा हो जाए तो तुरंत प्रभाव से अपॉइंटिंग अथॉरिटी इस प्रोसीजर में गए बिना भी उस पर कार्यवाही कर देंगे, यानी कि उसका जो आदेश है वो तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। यह है जब कोर्ट से यदि ऐसे व्यक्ति को कोई सजा मिल जाए, उसको कोई आरोप सिद्ध होकर के और मतलब वो दोषी पाए जावे। अब अगला बिंदु है टर्मिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर, यानी नियुक्ति आदेश को समाप्त करने के बारे में क्या प्रावधान रखे हुए हैं। इसके बारे में जो बिंदु संख्या 19 है इस आदेश का, जो 11 जनवरी 2022 का आदेश है, उसका बिंदु संख्या 19 में ये प्रावधान है। देखिए आप, लिखा हुआ है अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अपॉइंटेड अंडर दीज रूल्स, यदि जो नियुक्ति अधिकारी है वो उनकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है या उनको ऐसा विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति की सेवाएं आगे आवश्यकता नहीं है, तो उनको 3 महीने का नोटिस दे करके या नोटिस के बदले में 3 महीने की या जितना भी जो नोटिस पीरियड है उसकी वेतन या मानदेय उसको दे करके और उसकी सेवाएं टर्मिनेट की जा सकती है। ये जो डिसीजन है अपॉइंटिंग अथॉरिटी का वो अंतिम होगा। इसके लिए उस प्रक्रिया को फॉलो करने की भी आवश्यकता नहीं बताई गई है। अब अगला जो प्रश्न है वो है संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण के नियम बताइए। तो आरक्षण का देखो मैं आपको एक थंब रूल बता दूं, जो राज्य सरकार में जो नियम है वो सारे के सारे नियम ऐसे के ऐसे संविदा सेवाओं के लिए भी लगाए गए हैं। अब इसमें जो 11 जनवरी 2022 का बिंदु संख्या 6 और 10 है और जो 10 मार्च 2022 का वित्त विभाग का जो आदेश है उसकी बिंदु संख्या 6 और 7 है। ये आप देखेंगे आपको स्थिति बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी। देखिए पहले मैं आपको कार्मिक विभाग का आदेश दिखाता हूँ। कार्मिक विभाग का आदेश है आदेश संख्या 6 और 10। देखिए आदेश संख्या 6 में क्या लिखा है, जो बिंदु संख्या वो एज का है, उस बिंदु संख्या 6 में ये एज का रिलैक्सेशन, जैसे न्यूनतम आयु आगामी जनवरी को 21 वर्ष होनी चाहिए और जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। तो जो अधिकतम आयु में छूट का जो रिजर्व कैटेगरीज को जो लाभ है, देखिए वो क्या है, वो 5 साल जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी हैं, SC, ST, OBC, MBC, EWS, उनको 5 साल का है और इन्हीं श्रेणियों की जो महिला कैंडिडेट है उनको 10 साल की जो ऊपरी आयु सीमा है उसमें छूट है। जनरल वीमेन को 5 साल की छूट है। तो SC, ST, OBC जनरल की जो रिजर्व कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की है, 5 साल का जो आयु में छूट का लाभ महिला होने के नाते से 5 साल का उनकी कैटेगरी की होने के कारण से है। अब जो रिजर्वेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो रूल्स गवर्नमेंट में जो टाइम टू टाइम लागू होंगे वही सारे रूल्स लागू होंगे सभी श्रेणियों के लिए। इसमें SC, ST, OBC, MBC, EWS ये तो है ही, ये तो है आपके जो हॉरिजॉन्टल वो, लेकिन महिलाओं को और विशेष योग्यजन को इनको भी वो सब लाभ मिलेंगे। अब जो उसमें वित्त विभाग का आदेश है, वित्त विभाग का आदेश का पॉइंट संख्या 6 और 7 वो आप देखिए, बिंदु संख्या 6 और 7 में
ये प्रावधानों के बारे में साफ साफ लिखा गया है। 6 में तो यही लिखा है भाई, जो भी कोई है वो आरक्षण के प्रावधानों की पूर्ण पालना होनी चाहिए और पूर्व निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया से ये सारा जो चयन की कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो आरक्षण के प्रावधान है वो देखिए आप, जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 16% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 12% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है EWS उनके लिए 10% है। अब क्षैतिज आरक्षण जो हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है, इन उपरोक्त श्रेणी में भी महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन है, यानी हर श्रेणी में 30% महिलाएं भी होनी चाहिए। और जो दिव्यांगजन है वो 4% होने चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सेवा में 5% और अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में 12.5% का प्रावधान है। चतुर्थ श्रेणी में 15% का है। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये है प्रावधान। अब इसके लिए जो 24 फरवरी 2020 का निर्धारित प्रारूप है उसमें रोस्टर पंजिकाएं संदर्भित की जाएगी। रोस्टर पंजिकाओं का मैं आपको बता दूं कि जो रोस्टर है तो उसमें ये पता रहता है कि इस श्रेणी के इतने व्यक्ति हमारे पास आज की तारीख में कार्यरत हैं और अब हमको इतने लोग इस श्रेणी के लेने बाकी हैं। तो ये हमको सारी ध्यान रखना है। और इसके अलावा सबसे मुख्य जो बात है वो ये है कि हमें पूर्ण पारदर्शिता के साथ में खुली विज्ञापन के जरिए से पात्र व्यक्तियों का चयन करना है, जिसके लिए पद भी क्लियर कट अवेलेबल होना चाहिए और कितने पद हैं कितनी अवधि के लिए इसका क्लियर स्पष्ट नोटिफिकेशन पहले से निकलना चाहिए। ये जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो इससे जुड़े हुए हैं, जो नियुक्ति का काम करेंगे विभिन्न विभागों में, उनके लिए भी आवश्यक प्रावधान है। और ये मैं हमारे जो आवेदक बंधु हैं जो आज की तारीख में जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं उन सब के लिए भी ये मैंने अपनी मार्गदर्शनात्मक टिप्पणी दी है। यदि मेरे इस वीडियो पर आपको कोई टिप्पणी करनी हो, कोई सजेशन देना हो या कोई मार्गदर्शन मांगना हो या कोई व्यक्तिगत अतिरिक्त मार्गदर्शन की जरूरत हो, कोई समस्या हो, तो उस पर आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। मेरी जो मेल आईडी है sanjeevani1099@gmail.com और मोबाइल नंबर 9414321299 पर। हाँ, आपको यदि ये पसंद हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।